नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रिटिश संसद के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है, ब्रिटिश संसद का निर्माण किस तरह हो रखा है, लोक सदन का निर्माण कैसे हुआ, क्या उसकी योग्यता रखी गई, क्या उसका कार्यकाल है, किस तरह का निर्वाचन क्षेत्र है उसके संदर्भ में आज हम संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं संसद के बारे में, ब्रिटिश संसद के बारे में। तो ब्रिटिश संसद को हम अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर एक तो लोक सदन और एक लाट सभा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, पहले हम लोक सदन पर बात करेंगे, उसके बाद लाट सभा पे बात करेंगे। तो पहले हम लोक सदन की बात करते हैं। ब्रिटिश संसद है ना। अगर हम ब्रिटिश संसद की बात करें तो तीन चीजें शामिल हैं: लोक सदन, सम्राट या राजा, और तीसरा जो है वो है लाट सभा। ठीक उसी तरह जिस तरह भारतीय संविधान में 79 अनुच्छेद में दे रखा है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी तरह ब्रिटिश संसद में भी लोक सदन, सम्राट और लाट सभा तीनों ही शामिल होते हैं। और आज जो हम स्पेशली बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं लोक सदन की। किसकी बात करने वाले हैं? लोक सदन की। ब्रिटेन का लोक सदन। आज हम लोक सदन की बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह लोक सदन का निर्माण हो रखा है। तो ब्रिटिश लोक सदन अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रिटिश सदन का प्रथम सदन कहलाता है, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है? लोक सदन है जो ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है और जिसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। हमारे यहां पर जिस तरह लोकसभा है, बिल्कुल जुड़ते हुए चलो, जिस तरह हमारे यहां पर लोकसभा है वहां पर भी लोक सदन है, जिसको हम यहां पर निम्न सदन कहते हैं, वहां भी उसे निम्न सदन के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अंदर कौन शामिल होते हैं? पहली बात हमने ये देखी। दूसरी, लोक सदन में जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कौन? जनता के प्रतिनिधि इसके अंदर होते हैं। जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब ये प्रतिनिधि जनता किस तरह चुनाव करके इनको प्रतिनिधि के रूप में भेजती है संसद में, उसकी हम बात करेंगे कि चुनाव किस तरह होता है। तो व्यवस्थापिका की अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करें, व्यवस्थापिका की जो वास्तविक शक्ति है वो किसके पास है? तो व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्ति लोक सदन के पास होती है। क्यों? कि उसको जनता का बहुमत प्राप्त है। लोक सदन जनता का सदन है
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। इसलिए अगर हम व्यवस्थापिका में अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करते हैं तो लोक सदन के पास होती है। ठीक भारत की तरह अगर हम संदर्भ में बात करें तो भारत की लोकसभा है, उसको भी जनता चुनकर के भेजती है। जनता के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं और वास्तविक शक्ति लोकसभा के अंदर ही है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं। ठीक उसी तरह तो हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्ति लोक सदन में होती है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्ति लोक सदन में होती है। तो वास्तविक शक्ति अगर हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की तो किसमें है, लोक सदन में होती है। इसके हिसाब से अगर हम बात करें संसद की तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन, तो सर्वोच्चता किसकी हुई भाई। हम जब यहां पर यह कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्ति लोक सदन में है तो सीधा सीधा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि संसद में सर्वोच्चता किसकी है, लोक सदन की है। और हम ये बात हम पहले से जान चुके हैं, इस बात हम पहले से चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। इस बात को हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। और ब्रिटेन की संसद जब सर्वोच्च है और संसद में सर्वोच्चता किसकी, लोक सदन की, अर्थात हम कह सकते हैं लोक सदन एक शक्तिशाली सदन है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं ना, तो संसद की सर्वोच्चता से सीधा सीधा तात्पर्य संसद की सर्वोच्चता से तात्पर्य संसद की सर्वोच्चता से तात्पर्य लोक सदन की सर्वोच्चता से है। सर्वोच्चता से है। क्लियर हो गया आपके, बिल्कुल। तो लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है। इस बात पे हम देखिए मेन चीज पर क्या प्रथम सदन है, उसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन किया जाता है। लोक सदन में कौन होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, लोक सदन के पास होती है। इसलिए सर्वोच्चता किसके अंदर है, लोक सदन के अंदर है। मैं सोचता हूं आपको यहां पर किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य कौन करती है, लोक सदन। व्यवस्थापिका का कार्य कौन करती है, लोक सदन। विघटन करवाना है तो कौन, लोक सदन। तो हम कह सकते हैं कि लोक सदन एक महत्वपूर्ण है। न्यूमैन क्या कहता है कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। ये कौन कहता है, न्यूमैन कहता है। क्या कहता है न्यूमैन, न्यूमैन कहता है संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। क्लियर आ गया समझ में कि संसद की प्रभुसत्ता किसमें निवास करती है, लोक सदन में निवास करती है। किसके द्वारा कहा गया कथन है, न्यूमैन के द्वारा कहा गया कथन है। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब हम संगठन की ओर चलेंगे कि किस तरह लोक सदन का संगठन होता है, उसकी हम बात करेंगे। आपको यहां कहीं किसी तरीके की दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, उसके संदर्भ में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप चाहे YouTube पे देख रहे हो, चाहे क्लास के अंदर किसी कॉलेज से संबंधित देख रहे हो, तो आपको वहां पर क्या करना है, अपने
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल के किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ लेना है, उसका जवाब आपको 100% मिल जाएगा। हाँ, तो यहां से सोचता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह का आपको कमेंट्स करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जहां तक मैं सोचता हूं, मैं आपके सब डाउट्स यहां पर क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं संगठन की। देखिए, संगठन की बात करते हैं। लोक सदन, ब्रिटेन का लोक सदन। अब लोक सदन का क्या देखेंगे हम? संगठन देखेंगे, किस तरह होता है, किस तरह इसका निर्माण होता है। निर्माण कह सकते हैं, निर्माण, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदस्य संख्या की। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? पहला पॉइंट, सदस्य संख्या। देखिए, अगर हम सदस्य संख्या की बात करें, लोक सदन की सदस्य संख्या की बात करते हैं, तो सदस्य संख्या होती है 646। 646 सिंपल याद हो जाएगी, 646। तो निर्वाचित सदस्य सदन होते हैं और कितने होते हैं? 646। निर्वाचित सदस्य संख्या 646। अब देखो, 646 तो होती है, ये तो आप जान गए कि कितनी होती है? 646 होती है। लेकिन ये किस तरह बटी हुई होती है, कहां कहां से कितने लोग चुन के आते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों से और स्थानों से इसका विभाजन हो रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों की बात करें हम। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन, अगर हम इस विभाजन को देखें तो हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे बात करते हैं ब्रिटेन से कितने आते हैं। देखिए, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, है ना, तो 529 सदस्य, 529 सदस्य ब्रिटेन से चुन के आएंगे। कहां से आएंगे? ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड। देखिए, स्कॉटलैंड से कितने आते हैं? 59 सदस्य इसके स्कॉटलैंड से चुन करके आते हैं, 59 सदस्य। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है जहां से सदस्य इसके चुन के आते हैं। तो आप देखोगे कि वेल्स से आते हैं, वेल्स, यहां से इसके चुन करके आते हैं, है ना। वेल्स से कितने आते हैं? 40 सदस्य इसके चुन करके आते हैं। 529 कहां से? ब्रिटेन से चुन के आए। स्कॉटलैंड से 59 सदस्य चुन के आए। वेल्स से कितने आए? इसके 40 सदस्य वेल्स से इसके चुन करके आते हैं। अब उत्तरी आयरलैंड से अगर हम बात करें, है ना, वहां से कितने सदस्य आते हैं? तो बचे हुए सदस्य, अगर हम उत्तरी आयरलैंड की बात करें, कितने सदस्य आते हैं? तो कितने सदस्य हैं? तो 18। कितने? 18 सदस्य वहां से चुन करके आएंगे। अब आप इनको काउंट करोगे तो आप समझ जाओगे। देखिए, 9 9 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 3 3 और 4 7 7 8 9 5 4
5 और 1 6, 646 इसके सदस्य हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह 646 सदस्य कहां से ये चुन करके आते हैं। तो सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्य संख्या है 646, जिसमें ब्रिटेन से आते हैं 529, स्कॉटलैंड से आते हैं 59, वेल्स से आते हैं 40 और उत्तरी आयरलैंड से आते हैं 18 सदस्य आते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनका निर्वाचन किस तरह होता है। तो अब देखते हैं निर्वाचन। चलिए दोस्तों, निर्वाचन की बात करते हैं। तो निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं तो 1969 के अधिनियम के अनुसार इसमें जो एज रखी गई है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 21। तो किस तरह? तो 1969 में जो अधिनियम है, अधिनियम के अनुसार मतदाताओं की आयु, मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी? 18 वर्ष इनकी कर दी गई है। किस तरह होता है चुनाव? व्यस्क मताधिकार द्वारा। किस तरह? व्यस्क। व्यस्क का मतलब आप समझते हो? व्यस्क मताधिकार। अर्थात जिन की आयु 18 वर्ष हो गई उनको क्या देने का अधिकार है? उनको मतदान करने का अधिकार है। और कैसी प्रणाली अपनाई गई है? प्रत्यक्ष मतदान, मताधिकार प्रणाली द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा प्रत्यक्ष किस पद्धति के द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। है ना? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। व्यस्क मताधिकार अपनाया गया है वहां पर। और 18 वर्ष की आयु के मतदाता क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भारत की तरह नहीं है वहां पर। आप ये सोचो कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। वहां कुछ पाबंदियां हैं, कुछ लोगों को वंचित कर रखा है। अगर हम वंचितों की बात करें कि किन लोगों को वोट देने का, हमारे यहां पर क्या है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अल्पसंख्यक हो, उसने अपराध भी कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी हो। अगर उसने देशद्रोह में नारा भी लगा दिया तो भी हो, पादरी हो चाहे मंदिर का पुजारी हो, सब व्यक्तियों को यहां पर, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, यहां पर सभी लोगों को मत देने का अधिकार है भारत के अंदर। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां क्या है वो मैं बताता हूं आपको, वहां क्या अंतर कर रखा है। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की, तो वहां कुछ लोगों को वंचित कर रखा है। हम वंचित लोगों की बात कर लेते हैं निर्वाचन के अंदर ही, है ना? सेकंड पॉइंट ही चल रहा है हमारा, और इसी में हम वंचित लोगों की बात कर लेते हैं। किन लोगों को वंचित कर रखा है? किन लोगों को ये कह रखा है कि साहब आप दर्शन कीजिए, देखिए किस तरह चुनाव होते हैं, आपको क्या देने का अधिकार नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं उसकी, तो वंचित, अगर हम बात कर सकते हैं कि किन लोगों को वंचित कर रखा है। वंचितों की बात करें तो विदेशी, अगर कोई विदेशी वहां पर है
तो वो वंचित है। दूसरी बात करें अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों को भी वंचित कर रखा है। तीसरी बात करें हम पादरी, पादरियों को वहां वंचित कर रखा है। देशद्रोहियों को, देशद्रोह में जो लगे हुए हैं, है ना, उन देशद्रोहियों को भी वंचित कर रखा है। इसके अलावा कानूनी अपराधी होते हैं, उनको वंचित कर रखा है। कानूनी अपराधी, इनको वंचित कर रखा है। अल्पसंख्यक हो गए, विदेशी हो गए, पादरी, देशद्रोही, कानूनी अपराधी। और लाड़ सभा के सदस्य, जो लाड़ सभा के सदस्य हैं वो भी नहीं देंगे सवाल। लाड़ सभा के सदस्य, मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित कर रखा है। समझ में आ गया? निर्वाचन में समझ में आया? निर्वाचन में पद्धति क्या? अगर हम बात करें व्यस्त मताधिकार द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। 1969 के अधिवेशन के अनुसार 18 वर्ष आयु के सदस्यों को यह अधिकार दे रखा है। पहले 21 साल था, उसको घटाकर 18 साल कर दिया। इसके अलावा जो विदेशी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पादरी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो कानूनी अपराधी हैं, जो लाड़ सभा के सदस्यों हैं, उनको क्या नहीं है? उनको मतदान का अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? इसके अलावा जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है, यह भी ध्यान रखना, जिन लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। यह क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम अन्य बात करते हैं तो जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्य बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सभी निर्वाचन क्षेत्र, सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य है ना, जहां पर एकल सदस्य बनाए गए। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। इसके अलावा एक सदस्य जो निर्वाचित होता है लगभग 75,000 मतदाताओं का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। लगभग एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 दाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र एकल सदस्य होते हैं। एक निर्वाचित सदस्य लगभग 75,000 मतदाताओं का निर्वाचन करता है, और जो होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ये होता है। चुनाव कैसे होता है? साधारण गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, प्रणाली द्वारा। क्लियर हो गया? ये हमने निर्वाचन देख लिया है।
यहां तक किसी को कोई समस्या? जो भी है कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर योग्यता के संदर्भ में हम बात करते हैं कि इनकी क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं। देखिए योग्यताएं, चलिए योग्यताओं की बात करते हैं। योग्यता में पहला क्या है, वो कहां का नागरिक होना चाहिए? सब जगह यही योग्यता है, वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए, है ना। उसको वो क्या हो, वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो। पहली बात समझ में आ गई, कहां का नागरिक हो? ग्रेट ब्रिटेन का। दूसरी अगर हम बात करते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी? 21 वर्ष की तो आयु पूरी कर चुका हो। वह कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, ये दोनों है, लेकिन मतदाता सूची में भी उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि हमने देख रखा है कि कुछ लोगों को क्या कर रखा है, मतदाता सूची में वहां पर नाम नहीं दे रखा है कुछ लोगों का, जिसका हमने देख लिया कि जिन लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं है उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं। इसका मतलब चुनाव लड़ने का भी अधिकार उन्हीं लोगों का है जिनके मतदाता सूची में नाम है। तो क्या होना चाहिए? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। प्रतिनिधि का या उसका का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। क्लियर? मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? उनका नाम होना चाहिए या मतदाता सूची में। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है आप उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। पैराशूट उम्मीदवार जानते हो ना, ये तो नाम आपने खूब सुना होगा। जब भी चुनाव आते हैं, अपने यहाँ पर चुनाव आते हैं, जब भी देखा, अरे साहब क्या हुआ, इस पार्टी ने तो पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया। पैराशूट उम्मीदवार का मतलब यह है कि वो उस क्षेत्र का उम्मीदवार, उस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है, किसी और क्षेत्र का है और उसको वहां पर चुनाव के लिए लड़ा दिया जाता है, उसे कहा जाता है पैराशूट उम्मीदवार। अब भली बात इस शब्द से परिचित होंगे। वहां पर भी इसी तरीका क्या है, इसी तरीके की व्यवस्था है कि किसी भी चुनाव के क्षेत्र का व्यक्ति हो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है ना। कोई भी उम्मीदवार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। क्लियर आ गया? ये समझ में आ गई? तो कोई व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, ऐसी कोई पाबंदी वहां पर नहीं है, लेकिन वह
ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष कम से कम आयु को पूरी कर चुका हो, और प्रतिनिधि जो भी है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसका उस मतदाता सूची में नाम अवश्य होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो, लेकिन उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वो चाहे लड़े किसी भी क्षेत्र से, लेकिन मतदाता सूची में तो नाम होना ही चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इनके वेतन भत्तों की, इनको वेतन भत्ते किस तरह दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, वेतन भत्ते हमारी तरह ही है, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है, इंडिया की तरह ही है, क्योंकि हमारे यहां पर वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? संसद। संसद ही तो करती है, खुद का वेतन भत्ता खुद ही डिसाइड करती है संसद। तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका वेतन भत्ता। तो लोक सदन के सदस्यों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें समय पर परिवर्तन होता रहता है। देखिए, जिस तरह भारत में होता है उसी तरह वहां होता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन भत्ता, और जिसमें समय समय पर बढ़ोतरी घटोतरी जो भी है वो होना है, उसको डिसाइड संसद को कर रखा है कि संसद इनका डिसाइड करेगी, और उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा थे, भारत में 200% इंक्रीमेंट कर दिया वेतन भत्तों में, वेतन के अंदर इतना बढ़ा दिया। तो ये सब कुछ है, ये संसद द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इसके अलावा वहां रेल यात्रा मुफ्त सुविधा भी दे रखी है, क्या मिलेगी तुम्हें? मुफ्त रेल यात्रा मिलेगी। आप मुफ्त में क्या कर सकते हो? रेल यात्रा कर सकते हो। इसके अलावा आपको 65 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? 65 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलेगी। समझ में आ गया? तो 65 वर्ष की आयु तक आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। लेकिन पेंशन में एक बात डिसाइड कर रखिए कि वो कम से कम 10 वर्ष तक लोक सदन का सदस्य रहे। क्या? कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष तो उसको लोक सदन का सदस्य रहा हो, लोक सदन का सदस्य। कहने का तात्पर्य है 10 वर्ष लोक सदन का सदस्य रहने पर पेंशन मिलेगी। सीधी सीधी बात यह है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में फंडा? पेंशन कब मिलेगी? जब कम से कम, ये नहीं है कि आप साहब आए और 2-4 साल रहे और उसके बाद नहीं बने तो आपको पेंशन मिल जाएगी। नहीं, कम से कम 10 वर्ष तक लोगों का विश्वास आपके ऊपर रहा हो तो आपको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ये 1965 में पेंशन योजना के तहत ये उनके अंदर परिवर्तन किया गया था, है ना? रेल यात्रा का और पेंशन का 10 वर्ष की अगर आपने एक तरीके से सेवाएं दी हैं लोक सदन के अंदर तो आपको 65 वर्ष की आयु तक क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, कार्यकाल की चर्चा कर लेते हैं कि क्या इनका कार्यकाल रहता है, कितना कार्यकाल रहता है। तो सामान्यतः वही व्यवस्था है जो
हमारे यहां पर है, ठीक वैसी ही व्यवस्था है कार्यकाल की, अंतर नहीं है। कार्यकाल, देखिए अगर हम कार्यकाल के संदर्भ में बात करते हैं तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता लोक सदन का, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं लोक सदन का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, काल नहीं होता, परंतु सामान्यतः लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष का होता है तो आपको 5 वर्ष आंसर देना है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए तो कितने वर्ष का, जैसे हमारे यहाँ पूछा जाए आपके लोक सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, साहब 5 वर्ष का होता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो लोक सदन को निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जब तक लोक सदन में विश्वास है, जब तक विश्वास है तब तक रहेगी, कब भंग हो जाए कोई पता नहीं है। निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा निश्चित। सब कार्यकाल तो होता है लेकिन निश्चित कार्यकाल नहीं होता। 5 वर्ष का होता है लोक सदन का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। हम कह सकते हैं लोकसभा का लोक सदन का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, और ऐसा हुआ है, वहां पर लोक सदन का कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है, या हम देख सकते हैं समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। तो बढ़ाया भी जा सकता है, समय से पहले भंग भी हो सकती है। प्रधानमंत्री अगर कहे सम्राट से तो इसको भंग किया जा सकता है कि अब हमारा बहुमत नहीं है और मैं भंग करना चाहते हैं, तो वह भंग हो जाती है। तो ये सब कुछ उनकी ये प्रणाली है कार्यकाल की, जो आपको मैंने 4 लाइनों में बता दी। 4 लाइनों में क्या, वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन निश्चित कार्यकाल नहीं है, उसका कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अधिवेशन की, ठीक है, अधिवेशन की बात करेंगे और लगभग आज की क्लास की हम समाप्ति की ओर हैं। देखिए अधिवेशन की बात करें, देखिए अधिवेशन के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, पहले हम इसकी बात चर्चा कर चुके हैं कि अधिवेशन सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है ना। तो अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होता है। पहली बात, अधिवेशन सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? अधिवेशन सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है। पहले ही हम इस बात की बात कर चुके हैं कि अधिवेशन को कौन बुलाता है? सम्राट बुलाता है, और वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होता है, ये इसकी बात है। और अधिवेशन जब चलता है तो 5-7 माह तक चलता है कम से कम। जब एक बार अधिवेशन होता है तो कितनी बार, हम ये कह सकते हैं 5-6 महीने चलता है। और अधिकतर जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में बुलाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अधिवेशन सामान्यतः
अक्टूबर, यहां पर अक्टूबर में, या तो अक्टूबर में बुला ले, है ना, या नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में बुलाया जाता है, जो कि 5 से 7 माह तक चलता है। क्लियर हो गया? तो वर्ष में एक बार जरूर, कम से कम कितनी बार, एक बार जरूर अधिवेशन सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है। इसके अलावा अधिवेशन सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बुलाया जाता है और 5 से 7 माह तक चलता है। और इसकी जो गणपूर्ति है, अधिवेशन की गणपूर्ति, ये भी लिख लीजिए, गणपूर्ति, अधिवेशन की गणपूर्ति 40 होती है। कितनी होती है? 40 सदस्य। गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए? कम से कम 40 सदस्य चाहिए साहब। गणपूर्ति के लिए कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। तो वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन सम्राट द्वारा बुलाया जाता है, अधिवेशन अक्टूबर नवंबर में बुलाया जाता है और 5 से 7 महीने तक चलता है और अधिवेशन की गणपूर्ति 40 सदस्य होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके पद अधिकारियों की। अंतिम पॉइंट है ये आज का, और हम इसको सदन संगठन को, निर्माण को पूरा करते हैं। उसके बाद इसकी शक्तियां देखेंगे, उसके बाद लाट सभा की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे हम लाट सभा की बात करने वाले हैं। तो पदाधिकारी, देखिए अब सबसे बड़ा पदाधिकारी जैसे हमारे यहां पर कौन होता है? अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। वहां भी इस तरह अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक तो अध्यक्ष होता है, और जो किसके द्वारा चुना जाता है? सामान्यतः संसद के सदस्यों, वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, अर्थात बहुमत दल के जो बहुमत में होगा, जो बहुमत में होगा उसी का अध्यक्ष बनेगा। क्लियर? जो किस में होगा? बहुमत में होगा उसी का ही अध्यक्ष बनता है। इसके अलावा सह अध्यक्ष होता है, हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष कह सकते हैं उसको, उपाध्यक्ष होता है ना। बहुमत दल का ही वो बनता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और लोकसभा के सदस्यों में जो बहुमत होगा वो ही बनेगा अध्यक्ष। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी होता है, जिसे हम उपसभापति कह सकते हैं कि क्या होता है? उपसभापति भी होता है। वह साधन में उपाय समिति होती है, उसका भी सभापति होता है। साधन व उपाय समिति, इसका भी उपसभापति। ये इसमें, इसके अलावा लिपिक वर्ग है ना, लिपिक वर्ग होते हैं और सर्जेंट होते हैं, सार्जेंट बोलते हैं, सार्जेंट ये होते हैं। ये इसके कुछ पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, जो संसद के कार्यों में सब में मदद करते हैं। तो आज हमने लोक सदन के बारे में देखा, लोक सदन की बात की। तो लोक सदन की एक ब्रीफ पूरा मैं आपको एक 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी लोक सदन को बताना चाहूंगा कि देखिए, लोक सदन है ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन और निम्न सदन कहा जाता है। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो संसद की सर्वोच्चता का सीधा सीधा तात्पर्य लोक सदन की सर्वोच्चता से। न्यूमैन ने स्पष्ट लिखा है कि संसद की जो प्रभु सत्ता है वो लोक सदन के अंदर निवास करती है, अर्थात संसद की सर्वोच्चता का तात्पर्य निम्न सदन की या लोक सदन की सर्वोच्चता से। इसकी सदस्य संख्या की बात की हमने, सदस्य संख्या 646 इसकी सदस्य संख्या होती है, जिसमें से ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से, वेल्स से और आयरलैंड से, उत्तरी आयरलैंड से मिलकर के
646 सदस्यों का चुनाव होता है। और जो 646 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसकी किस पद्धति के द्वारा होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा उनका चुनाव होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो चुनाव में वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को मतदान से वंचित रखा गया, जिसमें पादरी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, जो देशद्रोही है उन लोगों को, जिनके ऊपर कानूनी अपराधी है उन लोगों को, और लोकसभा के सदस्यों को इससे बाहर रखा गया है, वंचित कर रखा है। मतदाता सूची में जिनका नाम होगा वही लोग वोट डाल सकते हैं। एकल निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं और लगभग एक सदस्य 75,000 की जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। योग्यताओं की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो योग्य गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। योग्यताओं की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, है ना, और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, चाहे उस क्षेत्र में उसका नाम हो चाहे ना हो। क्लियर? बेहतर बनते हैं, समय समय पर संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है, रेल यात्रा उनको मुफ्त मिलती है। इसके अलावा पेंशन योजना भी उनके लिए कर रखी है कि जो व्यक्ति 10 साल तक लोक सदन में रहा है उनको पेंशन दी जाएगी, और 65 वर्ष की आयु तक उनको पेंशन दी जाएगी। कार्यकाल की सीमा भी निश्चित है, एक तरीके से हम कह सकते हैं 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल होता है, लेकिन उसे समय से पहले भंग भी किया जा सकता है और कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अधिवेशन साल में एक बार अनिवार्य रूप से होता है, 6 से 7 महीने चलता है, 5 से 7 महीने चलता है, और अक्टूबर नवंबर में ये कार्यकाल ये होता है आपका अधिवेशन, जो कि सम्राट के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी गण पूर्ति अर्थात इतने सदस्य तो अधिवेशन में होने ही चाहिए। कितने सदस्य? 40 सदस्य उसके अंदर होने चाहिए। पदाधिकारी की बात करें हम, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सार्जेंट है, लिपिक वर्ग है, और साधारण उपाय समिति के उप सभापति, ये सब इसके पदाधिकारी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।